साल 1280 ये वो साल था जब अफ्रीका के एक छोटे से मुल्क माली में एक लड़का पैदा हुआ। ये आम सा बच्चा आज तो आम था, लेकिन कल ये दुनिया का आज तक का सबसे अमीर तरीन शख्स बनने वाला था। इतना अमीर कि अगर आज के बिलियनियर्स एलन मस्क, जेफ बेजोस और मुकेश अंबानी इन सब की सारी दौलत भी इकट्ठी कर ली जाए तब भी इस शख्स की 1% दौलत नहीं बनती। आखिर कौन है ये बच्चा? ये बच्चा और कोई नहीं, मानसा मूसा था। माली में मानसा मतलब बादशाह होता है और मूसा उसका अपना जाती नाम था, यानी मानसा मूसा बच्चा माली का बादशाह बनने वाला था। कुछ तरीकदानों के मुताबिक ये माली के शाही घराने का वारिस और बादशाह फुगाले का बेटा था, इसलिए आगे बादशाह वो बना। लेकिन दूसरी थ्योरी के मुताबिक मानसा शाही घराने के 9वें बादशाह अबू बकर का खास वजीर और मुशीर था। बादशाह अबू बकर ने उसे खुद बादशाह दी थी। इन दोनों में से कौन सी बात ठीक है कोई नहीं जानता, लेकिन ज्यादातर लोग दूसरी थ्योरी को ठीक समझते हैं। साल 1312 में बादशाह अबू बकर को ख्याल आया कि क्यों ना माली का रकबा और बढ़ाया जाए। बादशाह के पास सब कुछ था, ताकतवर फौज, मालो दौलत और वसाइल भी। तो उसने सोचा कि समंदर पार अगर कोई इलाका मौजूद है तो उस पर कब्जा किया जाए। ये सोचकर उसने अपने 200 सिपाही और 100 कश्तियों पर खाने पीने का सामान लाद कर समंदर में रवाना किया और लश्कर के कमांडर से कहा कि वो आकर इतला दे, अगर कोई इलाका मौजूद हुआ तो हम उसे फतह करेंगे। 300 कश्तियां रवाना तो हुई, लेकिन वापिस आई तो सिर्फ एक कश्ती। कई महीनों के बाद जब वो कश्ती साहिल पर पहुंची तो उसमें मौजूद सिपाही और उस कश्ती की हालत बहुत खराब थी। उन लोगों से जब बाकी कश्तियों का पूछा गया तो उन्होंने बताया कि समुद्री तूफान में सब गर्क हो गया और हम बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वापस आए हैं। जब उनसे दूसरी तरफ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम उस पार जा ही नहीं सके और रास्ते में ही समुद्री तूफान की नजर हो गए। बादशाह अबू बकर को यह सुनकर अफसोस हुआ, लेकिन अभी भी उसके दिल में यही बात थी कि समंदर पार जाकर वहां के इलाकों पर कब्जा किया जाए। अब बादशाह ने खुद वहां जाने का इरादा कर लिया। फिर मानसा को माली का बादशाह बना दिया और खुद 3000 जहाजों को साथ लेकर सफर पर निकल पड़ा। फिर वक्त बदला, महीनों से साल, सालों से सदियां बीत गईं, लेकिन वो आज तक वापस नहीं आए। मानसा के बादशाह बनते ही जैसे माली की किस्मत बदल गई हो। मानसा एक ज़हीन आदमी था, उसने प्लान के मुताबिक माली को चलाना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले ये सोचा कि किस तरह मुल्क की आमदनी को बढ़ाया जाए। उसको 2 चीजों में दौलत नजर आई, एक सोना और दूसरा नमक। अब उसने उन मुल्कों पर कब्जा करना शुरू कर दिया जिनके पास ये चीजें मौजूद थीं। बुम्बो गोल्ड माइन ये वो कान है जिसमें से सैकड़ों सालों से सोना निकल रहा है और आज भी सोना मौजूद है। और अवलील और तकाजा ये वो जगह थीं जहां से नमक निकलता था। अब जाहिर बात है कि ये चीजें बिकेंगी और चीजें बिकेंगी तो माली फायदा होगा, जिससे बादशाह और अवाम दोनों को फायदा होगा। और हकीकतन ऐसा ही हुआ। अब माली अफ्रीका का सबसे बड़ा और ताकतवर मुल्क बन चुका था। मानसा ने जिन इलाकों को फतह किया था वो ज्यादातर गैर मुस्लिम इलाके थे और मानसा मुसलमान था। बम्बोक नामी एक कबीले को खदशा हुआ कि मानसा उन्हें उनके मजहब से रोक ना दे, तो उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया, लेकिन ये एहतजाज ज्यादा देर तक न चल सका। मानसा ने फौज भेजकर एहतजाज खत्म करवाया और अपनी अवाम से कहा कि वो जैसे चाहें जिस मर्जी मजहब की इबादत करें। मानसा ये समझ चुका था कि उसे अपनी हुकूमत कायम रखने के लिए तमाम मज़ाहिब को साथ लेकर चलना होगा। मानसा के इस फैसले ने न सिर्फ पूरी अवाम बल्कि आसपास के इलाकों को भी अपना गिरविदा बना लिया। अब अवाम मानसा से इस कदर चाहत करने लगी थी कि उसके एक हुक्म पर किसी भी मुल्क के साथ जंग करने को तैयार हो सकती थी। माली के आसपास के इलाके तब भी और आज भी मुसलमान हैं, इसलिए मानसा को कभी कहीं से खतरा महसूस नहीं हुआ। माली की अवाम इस कदर अमीर हो चुकी थी कि जहाँ घरों में सब्जियां पड़ी होती थीं वहीं सोना भी पड़ा होता था। मानसा ने टैक्स का निजाम शुरू करवाया, यानी किसी भी चीज की खरीदारी पर थोड़ा सा टैक्स भरना होता था। तब बार्टर सिस्टम चलता था, यानी एक चीज के बदले दूसरी चीज लेना। मानसा ने तमाम सोने की माइंस को खुफिया रखा और मुकामी जागीरदारों को कहा कि वो सोने के बदले माइनर्स यानी कानकुनों को जरूरत की चीजें दे और फिर ये जागीरदार कानकुनों से सोना लेकर माली के बाहर ताजरों से सामान लेते। इस तरह किसी को गोल्ड माइंस का भी पता न चल सका और मानसा टैक्स भी इकट्ठा करता रहा। कुछ तरीकदान बताते हैं कि मानसा हाथी दांत का भी कारोबार करता था और सोना और नमक भी बेचता था। आज सोना और नमक बराबर बिल्कुल नहीं हो सकते, लेकिन उस वक्त नमक ना सिर्फ खाने में इस्तेमाल होता था बल्कि चीजों को स्टोर करने में भी काम आता था। और दूसरा, अफ्रीका में नमक मिलना मुश्किल था, इसलिए ये भी सोने से कम ना था। इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद अगर आज भी किसी माहिर से पूछा जाए कि मानसा के पास कितनी दौलत होगी तो वो कहेगा कि नाकाबिले गिनती। मानसा की दौलत का अंदाजा आप उसके इस वाकये से लगा सकते हैं। साल 1324 में मानसा अपने साथ 5-10 हजार नहीं बल्कि 60,000 लोगों का लश्कर लेकर हज के लिए रवाना हुआ। इतने बड़े लश्कर में 12,000 के करीब तो सिर्फ गुलाम थे जिन्होंने सोने के बक्से उठाए हुए थे और 800 ऊंटों पर सोना लदा हुआ था। अब यहाँ लगेगा कि जैसे मानसा कोई मुल्क खरीदने जा रहा था, लेकिन नहीं, ये सब तो ज़ुकात थी जो वो गरीबों में बांटने जा रहा था। अंदाजन ये 20,000 किलो सोना था। रास्ते में जो जरूरतमंद मिलता मानसा उसे सोने की ईंटें देता जाता। हज वापसी पर वो जिस इलाके से गुजरता वहाँ मस्जिदें बनवाता और लोगों की मदद करता
جاتا۔ راستے میں اس کی ملاقات مصر کے بادشاہ سے ہوئی تو مانسا کچھ دن کے لیے قاہرہ میں رکا۔ اس دوران اس نے مصر میں اس قدر سونا بانٹا کہ اگلے 12 سال کے لیے افریقہ اور میڈل ایسٹ میں سونے کا ریٹ گر گیا۔ یہ انسانی تاریخ میں پہلا واقعہ تھا جب چیریٹی کی وجہ سے کسی قیمتی چیز کی ویلیو کم ہوئی ہو۔ لوگوں کے پاس اس قدر سونا ہو گیا کہ 30 سال تک کسی نے 1 گرام سونا بھی مارکیٹ سے نہیں خریدا، لیکن یہ سب زیادہ دیر تک نہ چل سکا۔ مانسا کی موت کے بعد اس کے وزیر اور مشیر آپس میں الجھ پڑے اور قبضے ہوتے رہے۔ جو ملک مانسا نے فتح کیے تھے وہ بھی مالی سے الگ ہو گئے۔ مانسا نے عوام کو خوش رکھ کر اپنی حکومت قائم رکھی تھی، لیکن مانسا کے بعد عوام اس قدر الجھ پڑی کہ مالی کی وہ حالت برقرار نہ رہ سکی۔ باقی سونے کا کیا ہوا اس بارے میں کسی کو کوئی خبر نہیں، لیکن مانسا کو آج بھی دنیا کے عظیم حکمرانوں میں ہمیشہ شمار کیا جاتا ہے۔ مانسا امیر تو تھا ہی، لیکن اس کے پلان نے اسے عظیم حکمران بھی بنا دیا۔ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔